नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर है मैं एक नई वीडियो के साथ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली क्लास तक हमने आदिकाल कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस क्लास में हम आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि इसी पाठ के या इसी किताब के अंत में दिए हुए हैं, आदिकाल ख़त्म होने के बाद में। तो आज उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। बहुत ही शानदार और बहुत ही विस्तार पूर्वक व्याख्या सहित उन प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से ज़रूर देखें और अपने सभी साथियों तक शेयर भी करें। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता या सेकंड ग्रेड या टीजीटी, पीजीटी, आवासीय विद्यालय है ईएमआरएस, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बढ़िया क्लास आपको कुछ मिल नहीं सकती। ये बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, संस्कृत भाषा से सबसे पहले किस भाषा की उत्पत्ति हुई? देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है अपभ्रंश, प्राकृत, पाली या हिंदी। तो पूछा क्या है कि जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा से सबसे पहले, यानी कि जो संस्कृत भाषा जो है इससे आगे जो भाषाएं बनी थी, तो ठीक बाद में कौन सी भाषा बनी? इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो होगा पाली, क्योंकि संस्कृत के जो ठीक बाद में जो भाषा बनी थी वो पाली बनी थी। पूरे व्याख्यात्मक तरीके से हम इसको सबसे पहले नंबर की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम इसको चीज़ को समझ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार इसको हम समझ लेते हैं, एक चार्ट के थ्रू हम समझने की। देखिए, हमको ये मालूम है कि हिंदी जो है वो संस्कृत से ही बनी है, लेकिन क्या संस्कृत और हिंदी के बीच में कुछ और भी प्रक्रियाएं हैं या सीधा संस्कृत से हिंदी बन गई? तो कभी भी ऐसा नहीं होता। कभी भी कोई चीज़ है जो है वो सीधे सीधे नहीं बनती, उसके बीच में कुछ प्रक्रिया यानी प्रोसेस होती है। तो इसी तरह संस्कृत भी जो है हिंदी तक आते आते इसके बीच में भी कुछ अन्य भाषाएं बनी हैं, तो उसको हम चार्ट के थ्रू समझते हैं। देखिए, सबसे पहले निकली थी संस्कृत। संस्कृत जो है वो दो रूपों में बटी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है ये कठिन संस्कृत थी, और ये मैं पीछे की क्लास में बता चुका हूँ कि जो हमें कठिन लगता है उसे हम क्या करते हैं, छोड़ते चले जाते हैं। तो हमने क्या किया, वैदिक संस्कृत को छोड़ दिया और किसको अपना लिया? लौकिक संस्कृत को। संस्कृत थी तो हमने उसे अपना लिया। तो लौकिक भाषा जो है फिर से टूटी, और ये किस में टूटी थी? तो पाली भाषा में टूटी थी। और पाली जो है इसमें बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए थे। पाली के बाद जो है वो टूटी थी प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा में जो है जैन धर्म के ग्रंथ लिखे गए थे। प्राकृत फिर से टूटी और ये बनी थी अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश के बाद में अवहट या अपभ्रंश, ये एक जैसी भाषा है। अवहट और अवहट के बाद में जो है तब जाकर के हमारी कौन सी भाषा आई थी? तो हिंदी आई थी। तो ये सारी बात हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पाली। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अपभ्रंश किस भाषा से निकली हुई भाषा है? अपभ्रंश किस भाषा से निकली हुई भाषा है? ऑप्शन आपके सामने है, संस्कृत, पाली, प्राकृत या अवहट। तो अपभ्रंश किससे निकली है? संस्कृत से निकली है क्या? यह पाली, प्राकृत? तो अभी हमने चार्ट के थ्रू समझा था, जो प्राकृत भाषा है इसके ठीक बाद में कौन सी भाषा बनी थी? तो अपभ्रंश भाषा बनी थी। तो किससे निकली है? प्राकृत से। तो सही इसका उत्तर क्या होगा? प्राकृत भाषा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली भाषा किस समय थी? यानी कि पाली भाषा का समय पूछा है। ऑप्शन है ईसा पूर्व 1500 से 500 तक, ईसा पूर्व 500 से पहली शताब्दी तक, ईसा बाद 500 से 1000 तक, और ईसा बाद 1000 से 500 तक। तो पाली जो भाषा है इसका समय था साथियों ईसा पूर्व 500 से पहली शताब्दी तक का समय पाली भाषा का माना गया था। और पाली भाषा में जो है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो लिखे गए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? ऑप्शन है 5, 4, 3 या 6। तो 6 वेदांग होते हैं, और ये हमने बहुत अच्छे तरीके से उस समय समझे भी थे कि कौन कौन से हैं। तो ये एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कर लीजिए, और साथ में आपको नोट्स भी बनाते चलना है ताकि ये भविष्य में आपको ध्यान रहे। तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं ये आप लिख लीजिए, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष व्याकरण। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। तो ये 6 वेदांग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के रचयिता कौन है?
न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? ऑप्शन है महर्षि गौतम, महर्षि पतंजलि, महर्षि कणाद या शंकराचार्य। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महर्षि गौतम जो है न्याय दर्शन के रचयिता हैं। तो एक तो आपको इसमें से क्या ध्यान रखना है, एक तो ये भी ध्यान रखना जो रचयिता है ना ये ऐसे लिखा जाता है, कई बार क्या है ये इसको ऐसे लिख दिया जाता है और 4 ऑप्शन दे करके ये पूछ लिया जाता है, तो ये वाला गलत होता है। कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है, ये भी पूछा जा चुका है रचयिता, तो आपको ध्यान रखना रचयिता होता है, रचयिता। तो न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? महर्षि गौतम। अब महर्षि पतंजलि जो है इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो इनके द्वारा जो है योग दर्शन लिखा गया। महर्षि कणाद, तो महर्षि कणाद के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, वैशेषिक दर्शन की रचना इन्होंने की है। और शंकराचार्य ने, तो शंकराचार्य ने जो है अद्वैतवाद की रचना की है, अद्वैतवाद के जनक है शंकराचार्य। हमने ये पीछे की क्लास में बताया था, ए का मतलब होता है बिना, द्वैत का मतलब दो, वाद का मतलब दर्शन, यानी कि बिना दो दर्शन, अर्थात परमात्मा जीवात्मा में जो अभिन्न माने वो कौन थे? शंकराचार्य। तो इन पर हम बातचीत कर चुके हैं पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ऑप्शन है पुष्यदंत को, सरहपाद को, शालिभद्र सूरी को या हेमचंद्र को। तो देखिए राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरप्पा को, जिन्हें सरहपाद भी कहा जाता है। और राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना था? इनको पहला कवि माना था हिंदी का। इन्होंने 32 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से दोहा, कोश और चर्यापद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसकी? सरहपाद की। ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ आपको एक रिवीजन के लिए बता रहा हूँ मैं। इसमें फिर एक है पुष्यदंत। अब पुष्यदंत क्या है? तो पुष्यदंत जो है इनकी अगर बातचीत करें तो ये जैन साहित्य के कवि हैं पुष्यदंत, और इनको जो है अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। ये आपको पुष्यदंत के बारे में ध्यान रखना है। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे, बहुत शानदार, ऋणय कुमार चर्यु, महापुराण और जस हरिचर्यु। नेक्स्ट इसमें फिर है शालिभद्र सूरी। तो शालिभद्र जो सूरी हैं ये भी जैन साहित्य के कवि हैं, और ये इस युग के प्रसिद्ध आचार्य और कवि माने जाते हैं। और जो शालिभद्र सूरी हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनको हिंदी का पहला कवि माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको? शालिभद्र सूरी को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि माना है, तो ये इनके बारे में ध्यान रखना। और इसमें एक दिया हुआ है हेमचंद्र। तो हेमचंद्र कौन थे? तो ये भी जो है जैन साहित्य के कवि हैं, और को जो है अपभ्रंश भाषा का पाणिनि कहा जाता है। किसको? हेमचंद्र को। इनके बचपन का नाम चंगदेव था, और ये शब्द अनुशासन के रचयिता हैं, ये ध्यान रख लेना। इनकी ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये एक प्रश्न के साथ साथ हमने करीब 8 क्वेश्चन हल कर लिए हैं, और ये इंपॉर्टेंट बातें थी। इन सब के बारे में हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होती तो इनके उत्तर आपको मिल गए होते हैं। ठीक है साथियों, तो ये तो था इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये पार्ट के अंत में दिए हुए हैं, और ये बहुत ही मलाईदार क्वेश्चन है, रामबाण की तरह काम करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब देखते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। यहाँ से भी ऑप्शन डाल करके क्वेश्चन बने जा सकते हैं। आगे देखिए, अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन डाल करके पूछा जा सकता है, और ये हम इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं और बहुत शानदार तरीके से समझाया है, समझाने में कसर नहीं छोड़ी। तो मिस्र बंधुओं ने जो है, हमने इसको पढ़ा था कि मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को 5 भागों में विभाजित किया था। शॉट लगा करके इसको देख लीजिए, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, देख लीजिए और याद कर लीजिए। मिस्र बंधुओं ने जो है अपना एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद में इन्होंने हिंदी साहित्य को 5 भागों में विभाजित किया था। इसमें पहले नंबर पर है आरंभिक काल, दूसरे नंबर पर है माध्यमिक काल, और तीसरे नंबर पर अलंकृत काल, और नंबर 4 पर है परिवर्तन काल, और नंबर 5 पर है वर्तमान काल। ये समय इसका आपको ध्यान रख लीजिए, नहीं भी ध्यान रखो तो 5 कम से कम आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। हालांकि आरंभिक काल को उन्होंने फिर से 2 भाग किए थे, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक, और माध्यमिक के भी 2 भाग किए थे, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक। तो स्क्रीनशॉट में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति पताका किस भाषा की कृति है? पढ़ चुके हैं। कीर्ति पताका जो है ये किसकी रचना है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो कीर्ति पता जो है विद्यापति की क्या है? विद्यापति की रचना है। और विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो ये हमने बहुत अच्छे से जाना है, मैथिल कोकिल के कवि कहा जाता है। दे सिलवैना सब जन मिठा ते संजपो अवट्टा। तो ये अवहट भाषा की कृति है। तो उत्तर क्या है इसका? अवहट
ठीक है, किसने लिखी? तो विद्यापति ने। ये बहुत शानदार है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद बरदाई की रचना का नाम बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। पृथ्वीराज रासो। क्या है पृथ्वीराज रासो? इसके बारे में क्या ध्यान रखना है? एक तो ये ध्यान रखना है कि जो चंद बरदाई हैं, जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला कवि माना गया है। तो हिंदी का पहला कवि किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। चंद बरदाई की रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है कि इसको अर्ध प्रमाणिक माना गया है। और इसमें किसका वर्णन है? तो पृथ्वीराज चौहान की वीरता और शौर्य का वर्णन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है परमाल रासों के रचयिता कौन है? तो कवि जगनिक जो है वो परमाल रासों के रचयिता हैं। ये और जगनिक जो है ये परमर्दी देव चंदेल के क्या थे? राज्य आश्रित कवि थे। परमर्दी देव चंदेल जो है ये चंदेल वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। किसका वर्णन है परमाल रासों में? ये परमाल रासों में तो आला और उदर जो कि परमर्देव चंदेल के क्या थे? बहुत वीर सैनिक थे ये। तो आला और उदल का वर्णन है किसमें? परमाल रासों में। ध्यान रखना। और परमाल रासों के कवि कौन है? तो जगनिक। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, गारसद तासी के हिंदी इतिहास का नाम बताइए। तो इन्होंने गारसद तासी ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम जो है नींव का पत्थर का काम किया था हिंदी साहित्य की रचना में। इन्होंने सर्वप्रथम रचना लिखी थी जिसका नाम था, हमने पहली क्लास में इसको पढ़ा था, इस्तवार दलित्र एंदुए हिंदुस्तानी। बहुत शानदार इन्होंने शुरुआत की थी। हालांकि इसमें कुछ कमियां थी, लेकिन इन्होंने जो है नींव का पत्थर की तरह इन्होंने काम किया था। और इसमें जो है हिंदी और उर्दू कवियों का उल्लेख मिलता है, लगभग 72 कवियों का। तो इसमें जो ये इस्तवार दला लितरत्र एंदुए हिंदुस्तानी है, इसमें इसको फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस्तवार से अर्थ होता है यहाँ पर, इस्तवार जो है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है इतिहास। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, जिसको अंग्रेजी में लिटरेचर कहते हैं। और एंदुई का मतलब होता है उर्दू बोलने वाले कवियों से। जो हिंदुस्तानी का अर्थ है हिंदी बोलने वाले कवियों से। तो ये इनके बारे में ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शिव सिंह सरोज के रचयिता का नाम बताइए। तो शिव सिंह सरोज जो है साथियों, ये शिव सिंह सेंगर ने लिखी थी। और गारसद तासी के बाद में जो लिखने का प्रयास किया था दूसरे नंबर पर, दूसरी शुरुआत जो है वो इन्होंने ही की थी। शिव सिंह सरोज नाम से इसको प्रकाशित किया था 1883 में। इसमें 1003 कवियों का लेखा जोखा है, ये हम सब पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है साथियों लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, ये भी हमें ध्यान रखने हैं। थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना और क्यों माना? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? तो ये हम पढ़ चुके हैं, सरप्पा को माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन का समय एवं काल का नाम बताइए। तो शुक्ल जी ने जो है जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसको 4 भागों में बांटा था। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा देता हूं और ये देख लीजिए। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा था और 4 भागों में इनको क्या करा था? विभाजित किया था हिंदी साहित्य को। सबसे पहला था वीरगाथा काल, जिसका समय इन्होंने विक्रम संवत 1050 से 1375 तक माना था। उसके बाद में इन्होंने माना था भक्ति काल, जिसका समय इन्होंने विक्रम संवत 1375 से 1700 तक माना था। उसके बाद इन्होंने नाम दिया था रीति काल, जिसका समय इन्होंने विक्रम संवत 1700 से 1900 तक का माना। और लास्ट में जो सबसे 4 नंबर पर इन्होंने बांटा वो दिया था गद्य काल, जिसका समय इन्होंने विक्रम संवत 1900 से आज तक का माना। और शुक्ल जी ने जो है एक बात और ध्यान रखनी है कि हिंदी का पहला कवि किसे माना, तो हम बता चुके हैं चंद बरदाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल को आदि काल क्यों कहा? देखिए शुक्ल जी ने जो है काल विभाजन दिया था, नाम दिया था, तो उन्होंने क्या किया था कि 12 ग्रंथों का उल्लेख किया था। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो जो 12 ग्रंथों का जो उल्लेख दिया था और उन्होंने कहा था कि इस आधार पर मैंने जो है आदि काल का नाम क्या दिया था? वीरगाथा काल दिया था। लेकिन उन्होंने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके बात का क्या कहता है? खंडन किया था। इन्होंने कहा था कि जो ये आप कह रहे हो ये क्या है, ठीक नहीं है। इन्होंने अर्थात शुक्ल जी ने जो बात कही थी वो बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं मानी, या फिर यूँ कहे कि इन्होंने गलत मानी। और इन्होंने क्या किया, इसका नाम वीरगाथा नहीं मान करके, वीरगाथा काल नहीं मान करके इन्होंने इसका आदिकाल ही नाम माना। इन्होंने कहा था कि भाई जो आदिकाल में जो रचना लिखी गई थी
उनमें धार्मिक जो ग्रंथ है वो भी लिखे गए थे, तो हम उनको कैसे हटा सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि जो शुक्ल जी थे उन्होंने कहा था कि जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो आदिकाल में वो रासो साहित्य का है, और उसके आधार पर इन्होंने क्या माना, वीरगाथा काल। लेकिन हरिप्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि इसमें भक्ति का भी जो है उल्लेख हमें मिलता है, इसलिए इसका नाम इन्होंने आदिकाल माना। ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किन्हीं दो जैन आचार्यों के नाम एवं उनकी रचना लिखिए। तो जैन कोई भी दो आपको क्या रखने हैं, जैन आचार्य जो है उनको आपको ध्यान रखना है, जिसमें हम स्वयंभू और एक हम ले सकते हैं पुष्यदंत ले लीजिए, चाहे धनपाल ले लीजिए। तो स्वयंभू जो है इनका अगर हम बातचीत करें तो इनकी रचना जो है, इन्होंने 3 रचना लिखी थी, और ये अपभ्रंश के वाल्मीकि भी इनको कहा जाता है स्वयंभू को। इन्होंने 3 रचना लिखी थी, पौमचर्यु, ऋट नेमिचर्यु और स्वयंभू छंद, तो ये ध्यान रख लेना। और दूसरा पुष्यदंत है, जिनको हमने अभी पढ़ा था कि इनको अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है, और इन्होंने भी 3 ग्रंथ लिखे थे, णयकुमारचर्य, महापुराण और जसहरिचर्यु। ठीक है। नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय की साथ ही 2 विशेषताएं हैं। एक तो इन्होंने क्या है, अंत साधना यानी योग साधना पर बहुत विशेष जोर दिया। ईश्वरवाद में इन्होंने क्या किया, ईश्वरवाद में इनका विश्वास, जो मनोवृत्ति थी उनके अनुकूल इन्होंने क्या किया, जीवन आचरण में विश्वास किया। योग क्रियाओं का समावेश जो है वो इन्होंने सदाचारी जीवन को अपनाया था। तो ये नाथ संप्रदाय कुछ एक विशेषताएं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब रासो साहित्य के वीर रस की कृति क्यों माना जाता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। रासो साहित्य को वीर रस की कृति क्यों मानते हैं? देखो, रासो साहित्य को वीर रस की कृति क्यों मानते हैं, क्योंकि रासो साहित्य जो है वो, अगर हम बात करें रामचंद्र शुक्ल जी की, तो उन्होंने कहा था कि जब हमने इतिहास की खोज करना प्रारंभ की तो सबसे पहले जो हमें प्राप्त हुआ, जो सबसे पहले जो हमें मिला था वो वीर रस, उस पर लिखी हुई हमें रचनाएं प्राप्त हुई थी। ये ऐसा शुक्ल जी का मानना था, और उन्होंने 12 ग्रंथों के हमें नाम भी बताया था। तो इस प्रकार जो है रासो को जो है कृति माना गया, जिसमें बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें हम्मीर रासो है, बीसल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है, विजयपाल रासो है। तो इन ग्रंथों के आधार पर जो है रासो को वीर रस का जो है काल या वीर रस की कृति भी माना गया। तो मित्रों, ये आज की क्लास थी, जिसमें हमने हिंदी साहित्य के जो आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस पाठ के अंत से लिए गए हैं, और ये बहुत ही प्रमाणिक प्रश्न है, बहुत ही ऑथेंटिक है, और आपकी आने वाले दिनों की परीक्षाओं के लिए बहुत ही रामबाण की तरह सिद्ध होंगी। तो ये छोटी सी क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।